नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 1 लाख का इनामी कार्तिक राजभर गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने पटियाला से उसको अरेस्ट किया। एक लूट में शामिल था कार्तिक राजभर। एक ट्रक समेत लगभग 4 करोड़ का कॉपर लूटा गया था। संतोष राजभर गैंग का गुर्गा है कार्तिक राजभर। एनकाउंटर में मारा गया था संतोष राजभर। तो यह बड़ी खबर है। ट्रक लूट में शामिल कार्तिक राजभर गिरफ्तार किया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी से इस पर अपडेट लेते हैं। जी ऋषभ मणि, किस तरीके से ये पकड़ा गया है और कब से ये वांटेड था? देखिए, ये मई 2025 में कोखराज कौशाम्बी इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एक कॉपर से लदा ट्रक था, करीब 4 करोड़ रुपए का उस पर कॉपर लदा हुआ था। उसमें संतोष राजभर, कार्तिक और इसके एक अन्य साथी ने ड्राइवर की हत्या कर दी थी गोली मारकर, और कॉपर ट्रक कॉपर समेत लूट के ले गए थे। कानपुर में कॉपर बेचा भी गया था। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था संतोष को। जब उससे असलहा बरामदगी के लिए ले जा रहे थे, उसने एसटीएफ टीम पर फायरिंग किया गया था, जिसमें संतोष मारा गया था। इसके बाद से कार्तिक फरार था, जिसको यूपी एसटीएफ ने पटियाला पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। ये बात भी सामने आई है कि कानपुर प्रयागराज हाईवे पे और कौशाम्बी तक भी इस तरह के जो कीमती सामान लदे हुए ट्रक या ट्रॉलर होते थे, उनके ड्राइवरों की हत्या करके या उनको कोई नशीला पदार्थ खिला के ये ट्रक और ट्रॉलर लूट लेते हैं और उस कीमती सामान को बेच देते हैं। तो एक बड़े गिरोह का एसटीएफ पहले ही खुलासा कर चुकी थी। संतोष जो मुखिया था वो मारा जा चुका, और उसका ये गैंग का अहम सदस्य कार्तिक अब जेल जा रहा है। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट्स लेंगे। सोनभद्र में तेज बारिश के कारण पेट्रोल पंप पर छज्जा गिरने से हादसा हुआ। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छज्जा गिरने का कारण कार पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। तेज बारिश से बचने के लिए लोग पेट्रोल पंप की छत के नीचे आए थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। तेज बारिश के कारण यह हादसा हुआ है और किस तरीके से यह छज्जा गिरा और एक कार पूरी तरह तहस नहस हो गई, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सोनभद्र में पेट्रोल पंप का छज्जा गिर गया, जिसके कारण एक कार पूरी तरीके से टूट फूट गई। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर भी बोलेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा की जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोलेंगे। आपको बता दें, विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है और उसे लेकर सदन में लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी को तेज कर दिया है और आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। ईसीआई ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते सोमवार को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में उन्होंने ये भी कहा था कि वो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। वहीं मौलाना तौकीर रजा को डर सताने लगा है। मौलाना तौकीर रजा का बयान सामने आया है और उनको डर सता रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी झंगूर बनाया जा सकता है। झांगुर बाबा कल मुझे भी बनाया जा सकता है, कल मेरी भी विदेशी फंडिंग दिखाई जा सकती है और मेरे आईएसआई से, पाकिस्तान से और लश्कर तैयबा से कनेक्शन दिखाए जा सकते हैं, बड़ी आसानी से दिखा दिए जाते हैं। झांगुर बाबा का जहां तक ताल्लुक है, मैंने ये बात हजारों बार कही है
और मैं अब मुसलसल कहता हूं इस बात को कि मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे उलमा की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बीच मस्जिद में हुई मीटिंग को लेकर सियासी तनातनी बढ़ी है। हालांकि अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मस्जिद में बैठक की योजना रद्द कर दी। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के मुताबिक समाज की भावनाओं का आदर करते हुए फैसला लिया गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग के सवाल पर बीजेपी पर निशाना साधा था, तो जमाल सिद्दीकी ने आज के दिन जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में बैठक की योजना बनाई थी, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दिल्ली में संसद भवन के बगल वाली मस्जिद में कथित तौर पर बैठक करने को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे और अल्पसंख्यक मोर्चा ने यह आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया है। दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने गुरुवार को ही लोकसभा अध्यक्ष के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर यह पता लगाने की मांग की गई है कि क्या समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम का पद लाभ के पद के दायरे में आता है। सीएम को लिखी चिट्ठी में उन्होंने संसद मार्ग पर स्थित जामा मस्जिद के इमाम पद से मोहिबुल्लाह नदवी को हटाने की मांग की है। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इमाम के पद से हटाने की मांग पर बयानबाजी जारी है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी माना है कि इमाम को पद से हटाना चाहिए। सदस्य चुन जाता है किसी सदन का, तो वो लाभ के किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकता। ऐसी व्यवस्था है, ऐसा संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने व्यवस्था बनाई है। अगर जो इमाम साहब की अब चर्चा कर रहे हो, वो अगर इस तरीके का वो कर रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी हो, उससे रिकवरी हो, और अगर उसमें कोई पेनल्टी की या सजा की व्यवस्था है तो वो भी करनी चाहिए। कोई व्यक्ति सदस्य चुन जाता है किसी सदन का, तो वो लाभ के किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकता। मस्जिद में मीटिंग पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के वोट के लिए ही अखिलेश मस्जिद गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनको सांसद बनाने में हिंदुओं ने भी वोट दिया है। इसी मस्जिद में जाके इमाम साहब के साथ बैठ के अगर चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, वोट नहीं मांगेंगे, तो उनको मुस्लिम वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि ऐसा लगता है उनको तो कि अगर मुस्लिम वोट नहीं देंगे तो कहीं सत्ता में नहीं आ सकते। लेकिन ये भूल जाते हैं अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता सब समाज के वोट से, सहयोग से नेता बनता है, प्रतिनिधि चुना जाता है। तो एक ही धर्म को वरीयता देना, उसी को सब कुछ करना, तो गलत बात है। हिंदुओं के वोट भी उनको मिलते हैं और सभी जातियों के वोट मिले होंगे तभी वो सांसद बने। मस्जिद में मीटिंग पर जहां बीजेपी सपा और अखिलेश यादव की घेराबंदी करने में लगी है, वहीं मुरादाबाद से एसटी हसन का बयान आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मस्जिद जाकर बीजेपी वालों के लिए दुआ मांगी है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। अखिलेश यादव जी मस्जिद में गए थे और मस्जिद में उन्होंने बीजेपी वालों के लिए ये दुआ मांगी कि ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें देशभक्त बनाए। ये सवाल ना करें। और ये हिंदू भाई लोग जो हैं उनके मंदिरों के अंदर मुसलमान नहीं जाते, कांवड़ लेके क्या लोग जाते नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब कांवड़ लेके गए थे मंदिर में, वो उन्होंने जल्दी चढ़ाया था। वो अलग बात है कि उसके बाद उसका शुद्धिकरण हुआ और उसकी धुलाई हुई, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद में कोई भी आ सकता है, किसी की पाबंदी नहीं है। मस्जिद में अखिलेश की एसपी सांसदों के साथ मीटिंग पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश खुद को मौलाना दिखाने से भी परहेज नहीं करेंगे। बीजेपी के आरोपों पर एसपी के सांसद मस्जिद में मीटिंग पर अलग अलग तर्क दे रहे हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जहां नमाजवादी पार्टी कहा, तो वहीं मौलानाओं ने भी अखिलेश को सवालों में घेर लिया है। संसद परिसर में बनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। अखिलेश अब इस मीटिंग को लेकर घिर गए हैं। मौलाना इशराक बोरा का कहना है कि मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को इसके लिए तौबा करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने इस कदम के लिए माफी मांगनी चाहिए।
और अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए कि उनसे बड़ी गलती हुई है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता वहाँ पर मौजूद थे उन्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। वहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो दुनियादारी से जुड़ता हो। मौलानाओं ने जहां मस्जिद में सियासी बातों पर एतराज जताया, वहीं डिंपल यादव की पोशाक पर भी सवाल खड़े कर दिए। मस्जिद में मेहराब के पास में इस तरह से सियासी मीटिंग करना, ये किसने कहा आपको? ये क्यों किया आपने? एक महिला को जिस हालत में बैठे हुए देखा गया, जिस तरह के कपड़ों में देखा गया, वो बड़ा आपत्तिजनक है कि उनको इमामत से बरतरफ कर दिया जाए और उनके खिलाफ पूरे तमाम मुस्लिम संगठन और उलमाए किराम पूरे देश भर में आंदोलन चलाएंगे, एहतजाज करेंगे और उनको मजबूर कर देंगे कि वो पूरी कौम से माफी मांगे। वहीं एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सफाई दी है कि अखिलेश मस्जिद का इतिहास जानने वहां आए थे। ये हमारी भारतीय तहजीब, भारतीय संस्कृति की एक मिसाल है कि हम एक दूसरे की आस्था पर जाते हैं, और वो यहाँ पर मस्जिद की तारीख के लिए हमने उनको बताया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने लोकसभा स्पीकर को एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के सांसदी को चुनौती देते हुए चिट्ठी लिखी है। जमाल सिद्दीकी ने 25 जुलाई को बीजेपी की बैठक का ऐलान किया है। अगर वो कहते हैं सही है तो भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा भी उसी मस्जिद में जुमे के बाद 25 तारीख को अपनी बैठक बुलाएगी। मैंने फिर कह रहा हूं कि हमारी बैठक, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पर समाप्त होगी। फिर छाती मत पीटना। अखिलेश यादव का दावा है कि उन्होंने मस्जिद में कोई सियासी मीटिंग नहीं की, ये महज एक मुलाकात थी, लेकिन इसे लेकर अब वो बीजेपी और मुस्लिम मौलानाओं के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे सबसे ज्यादा दिनों के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी 4077 दिन तक देश की पीएम रही, जबकि पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल 4078 दिनों का हो गया है। पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर सबसे बड़ा और लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू इससे पहले उनका रहा है और नेहरू जी का कार्यकाल 6130 दिनों का रहा। बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल नॉन स्टॉप यानी कि लगातार रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया है। और देश में प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। Prime Minister Modi is truly a statesman, a visionary, a very sensitive human being, caring, concerned about smaller countries, the global south, the less developed countries. And more importantly than anything else, he's a good human being. He has completed his term so far as the second longest serving, but this is only the beginning. He has a lot of ambition, a lot of dreams for our country. He wants to make this country the most consequential and most important country. And the people of India deserve a better life, a better future, which Prime Minister Modi is committed to giving. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में पीएम के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, विश्व में भारत की अलग पहचान स्थापित हो रही है। उनके नेतृत्व में अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को नए भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि भारत में हर क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से वो आगे बढ़ रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं। चौकी ब्रिज विहार में शाम करीब 4 बजे
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी अपने 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ब्रिटेन से आज मालदीव पहुंचे हैं और 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मोहम्मद मोइज्जू सरकार के कार्यकाल में पीएम मोदी की ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद पीएम की पहली मालदीव यात्रा है। ऐतिहासिक दौरे पर मालदीव पहुंचे पीएम मोदी। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। मालदीव में इंडिया आउट नहीं, अब इंडिया इन। मालदीव की राजधानी माले में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू अपनी कैबिनेट के साथ मोदी की अगवानी करने पहुंचे। मोइज्जू की मौजूदगी से ये साफ हो गया कि ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक रूप से भी दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के निमंत्रण पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पहुंचे हैं। वो इस समारोह में शरीक होने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। ऐतिहासिक हैं भारत मालदीव के संबंध। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट और महासागर नीति में से एक है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट और महासागर नीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत है, जिसमें नौसेना अभ्यास और रक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण शामिल है। भारत मालदीव का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, जहां सालाना व्यापार लगभग $500 मिलियन का है। दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संधि पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने मालदीव में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रमुख है, जो 4 द्वीपों को जोड़ेगा और भारत द्वारा रियायती क्रेडिट या बायर क्रेडिट के माध्यम से बनाया जा रहा है। मालदीव की भारत से दोस्ती, चीन को संदेश। राष्ट्रपति मोइज्जू के इंडिया आउट अभियान और चीन की ओर झुकाव ने भारत मालदीव संबंधों को बीते सालों में झटका जरूर दिया था। 2024 के शुरुआत आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उत्तर मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों और भारत में बॉयकॉट मालदीव अभियान ने मालदीव की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया। मोइज्जू ने मार्च 2024 में भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग की थी, जिसे भारत ने मई 2024 तक पूरा किया और सैन्य कर्मियों की जगह तकनीकी विशेषज्ञों को तैनात किया। लेकिन भारत से दूरी बनाकर मालदीव की अर्थव्यवस्था को नुकसान ने मोइज्जू सरकार को भारत की ओर रुख करने पर मजबूर किया। It's very encouraging that as we consider democracy in the Maldives, we are also able to stabilize our foreign policy and consistently uphold the importance of India. Today, unlike before, across the spectrum of Maldive politics, the approach is firmly India first. पीएम मोदी इस दौरे के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और मालदीव के बीच विश्वास और सहयोग को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस दौरे से मालदीव के साथ भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और मजबूत साझेदारी के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की भी उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई योजना या इरादा नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि उसने संविधान की प्रस्तावना से इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए औपचारिक रूप से कोई कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की। इस बात की जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कौन सा मुद्दा ऐसा है जो संविधान की मूल भावना या बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा है? जबकि कांग्रेस जब शासन में थी, इमरजेंसी के दौरान तो पूरा संविधान ही बदल डाला था उन्होंने। तो
42nd अमेंडमेंट क्या था? तो संविधान बदलने का काम, तोड़ने मरोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया है। हमने अगर संविधान को बदला भी है तो सामाजिक आर्थिक न्याय देने के लिए किया है, जैसे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, SC/ST में पॉलिटिकल रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ाना, EWS को हमें रिजर्वेशन देना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो हमारा काम तो सामाजिक आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ाने वाले कदम है। उनका पर्सनल हित, इंदिरा जी को नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए उनकी कुर्सी को कोई आंच नहीं आ जाए, उसके लिए उन्होंने संविधान बदला। मायावती ने कानून मंत्री के बयान की तारीफ की। कानून मंत्री का बयान सराहनीय, ये कहा मायावती ने। कल कानून मंत्री ने राज्यसभा में दिया था जवाब। सेक्युलरिज्म शब्द हटाने का कोई इरादा नहीं, विविधता में एकता भारत की पहचान, भारत के संविधान में इसकी झलक, सभी धर्मों के मानने वालों का एक समान आदर। तो मायावती ने कानून मंत्री के बयान की सराहना की है। यूपी में कृषि श्रमिकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है, अब 252 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। पशुपालन, मधुमक्खी पालन कृषि श्रम की श्रेणी में मजदूरी बढ़ाई है। मशरूम उत्पादन भी कृषि श्रम की श्रेणी में शामिल है। प्रति घंटे मजदूरी की न्यूनतम सीमा तय की गई है। ज्यादा मजदूरी पाने वालों को लाभ बरकरार रहेगा। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां शराब की 6 दुकानों की शिफ्टिंग के मामले में जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को मुख्यालय से अटैच किया गया है। आबकारी आयुक्त ने केपी सिंह को मुख्यालय से अटैच किया है। आबकारी आयुक्त का कहना है कि सस्पेंशन की कार्रवाई पर विचार करेंगे। और आपको बता दें, केपी सिंह बिना डीएम को बताए स्टैंडिंग काउंसिल को जवाब भेज चुके हैं। और सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम ने शराब की दुकानों में शिफ्टिंग के आदेश दिए थे और मामला हाईकोर्ट में है। देखिए, जो इशू आया है उसमें यह आया है, डीओ ने स्टैंड अलोन अपना इंस्ट्रक्शन जो हाई कोर्ट को सबमिट करने थे, स्टैंडिंग काउंसिल को भेजे थे, वो विदाउट कंसल्टिंग यानी हायर अथॉरिटी वो भेज दिए थे, और जिससे वो एतराज़ जाहिर किया गया था। तो डीएम ने जो संस्तुति करी है उनके निलंबन की एंड उन पर विभागीय कार्रवाई की, तो फिलहाल तो हम उनको तुरंत मुख्यालय अटैच कर देते हैं। और मुख्यालय अटैच करने के बाद उन पर जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी वो एज पर जो डीएम का ऑर्डर है उसको देखते हुए हम उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल तो हम उनको अभी मुख्यालय अटैच कर रहे हैं और चार्ज जिसको भी जो भी हमारे सीनियरिटी में जैसे आएगा उसको देने की तैयारी की। सुल्तानपुर में टीचर पर कांवर को लेकर विवादित बयान देने, हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। एक बच्ची ने यह आरोप लगाया है कि जब वो टीचर से कांवर के लिए छुट्टी मांगने गई तो टीचर ने अभद्र भाषा इस्तेमाल की। इसे लेकर लोगों ने हंगामा किया और टीचर ने अपने विवादित बयान के लिए माफी भी मांगी। मामला सामने आने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया है। छुट्टी मांग रहे थे कांवड़ के लिए जाने के लिए, तो बोल रहे थे सर छुट्टी मांगे। सर बोले कि कांवड़ में जो जाते हैं नशेड़ी गजेड़ी जाते हैं और नीचे जात के जाते हैं। तो हमारी फ्रेंड तानित बहन ने बोला कि सर दुर्गा माता जो आते हैं उनके हम जो जाते हैं सराहने के लिए हम लोग जाते हैं। तो वो बोले कि दुर्गा माता क्या जान में जो उनकी जान है उनके अंदर में और पैरा माटी मिट्टी के ब्यास के बनी रहती गलती नहीं हो शंकर बोले कि मैं ऐसी गलती नहीं हो दोबारा। गलती नहीं हो शंकर बोले कि मैं ऐसी गलती नहीं हो दोबारा। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।